तो देखो क्या है, शालाक्य तंत्र, आद्य उपदेष्टा थे वो कौन, निमि थे। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एक। ठीक, इसी के नाम पे शालाक्य तंत्र। हम्म उसके बाद देखो एक अगला क्वेश्चन जो होता है कि जैसे पूछ लेता है कि शालाक्य तंत्र के ग्रंथ, जैसे पूछ लेता है किसी ग्रंथ का नाम रख देगा और आपसे पूछेगा कि ये किस मतलब शल्य से है, कि शालाक्य से है, कि कौमार वृत्त का है, कि अग्रतंत्र का है। ऐसा आप लोगों ने पारीख वाली क्लास में बुक में पढ़े होंगे वो, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी। तो उसी तरह शालाक्य तंत्र के जो फेमस तंत्र हैं, मतलब हैं, देखो विदेह तंत्र, निमि तंत्र, ये तो निकाल लोगे आराम से। सौनक तंत्र, भद्र सौनक है। कांकायन तंत्र है, गार्गय है, गालव है, कराल है, चक्षुष्य है। कृष्ण आत्रेय तंत्र करके भी है, जो भी शालाक्य तंत्र का ही ग्रंथ है। एक कात्यायन तंत्र है। ठीक है, अब आगे हम लोग शालाक्य पढ़ते हैं, तो शालाक्य जब पढ़ने के टाइम आता है तो हम लोग को याद आता है कि सुश्रुत का जो दूसरी वाली बुक है उसमें पूरा शालाक्य दिया हुआ है। ठीक है, तो पूरे उत्तर तंत्र में तो शालाक्य तंत्र है नहीं। ठीक है, उसके जो है पूरे बुक में को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसमें उत्तर तंत्र है, उसमें टोटल जो है 66 अध्याय हैं, 60। ठीक, 66 अध्याय हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के जो 26 अध्याय हैं उसमें शालाक्य का वर्णन आया है। ठीक है, तो अब इन 66 में क्या दिया गया, जो पूरी बुक है सुश्रुत की जो सेकेंड पार्ट होती है उसमें टोटल 66 अध्याय हैं, और उसमें जो स्टार्टिंग के 26 चैप्टर है उसमें शालाक्य दिया गया है। ठीक है, तो 1 से 26 तक तो शालाक्य हो गया। देखो जो 27 से 37 चैप्टर तक है उसमें बाल ग्रह का वर्णन किया गया है। 38वें चैप्टर में योनि व्यापक का वर्णन किया गया है, और 39 से लगाकर 59 तक काय चिकित्सा का वर्णन किया गया है, टोटल 21 अध्याय में। ठीक, 59 तक। अब देखो ये 7 चैप्टर होते हैं, इनके चैप्टरों के नाम याद करने होते हैं हमें, क्योंकि पूछे जाते हैं। ये लास्ट के जो 7 चैप्टर हैं उसमें से देखो 61 और 62 है, इसको भूत विद्या के अध्याय बोला गया है। ठीक, ये भूत विद्या हो गया। और लास्ट के जो 4 चैप्टर है इनको भूषण भूत अध्याय बोला गया है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछता है कि भूत विद्या के अध्याय कौन से हैं, तो 60, 61, 62। भूषण अध्याय पूछा जाएगा तो 4 होते हैं। कौन कौन से, 63, 64, 65, 66, और इनको याद करते हैं हम लोग RSTD से। ठीक है, उससे पहले 60, 61, 62 के क्या नाम है, तो 60वें चैप्टर का नाम है अमानुषो उपसर्ग अध्याय। ठीक है, 61 क्या है, अपस्मार है, और 62 उन्माद है। वैसे हम लोग जब चरक चिकित्सा पढ़ते हैं तो पहले क्या आता है, उन्माद आता है, बाद में अपस्मार आता है। ठीक है, ले क्या है, पहले अपस्मार आया है, फिर बाद में उन्माद आया है। ठीक है, लास्ट इनको याद करना होता है, और वो भी सीरियल से कि कौन से नंबर पे है। तो हम लोग एक कोड याद कर, RSTD। आर से मतलब रस भेदी, एस से स्वस्थवित्त, टी से तंत्र युक्ति, और डी से दोष भेदी। तो ये पूरा हो गया 66 जो चैप्टर हैं, जो के दूसरे पार्ट में उसमें क्या दिया गया, मतलब 1 से 26 तक क्या हो गया, शालाक्य। ठीक है, 27 से 37 बाल ग्रह। ठीक, 38वें में क्या हो गया, योनि व्यापद। ठीक है, 39 से 15 में क्या हो गया, काय चिकित्सा। ठीक है, अब उसके बाद देखो 60, 61 और 62 इनको बोला जाता है भूत विद्याध्याय। उसमें 3 चैप्टर है, अमानुषोपसर्ग, अपस्मार और उन्माद, इसी क्रम में याद करना है। लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं 60, 63, 64, 65, 66 उनको भूषण भूत अध्याय बोला गया। RSTD के नाम से हम उन्हें याद रखते हैं। उसे सलाकी बोला गया, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हो गया सुश्रुत को। चरक ने भी तो बोला है वर्णन, चरक चिकित्सा के 26 चैप्टर, जिसका नाम है त्रिमर्मी अध्याय। लेकिन शिरोरोग का वर्णन इन्होंने चरक सूत्र 17 में किया है। अष्टांग हृदय ने कहाँ पे शालाक्य का वर्णन किया है, तो इन्होंने उत्तर तंत्र 8 से 24 में किया है। ठीक है, उत्तर तंत्र 8 से 24 में किया है शालाक्य तंत्र का वर्णन। ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है।
सुमा, वासा और भायो। इसी तरह से याद भी करना, इसी तरह से याद भी करना होता है। च से क्या होता है? ठीक है। च से क्या, सु से क्या होता है? सुश्रुत। माँ से क्या होता है? माधव। ठीक है, ये सुश्रुत हो गया, इतना तो जानते हो। बा से क्या हो गया? वाग्भट। ठीक। सा से क्या हो गया? सारंगधर। ठीक है। भा से क्या हो गया? भाव प्रकाश। ठीक है। और यो से हो गया योग रत्नाकर। अच्छा, कुछ पुराने स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये तो पता ही है मुझे, ठीक है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है उसको ये भी नहीं पता, बता रहा हूँ। और इसको याद कैसे करना है? जैसे मैं बताया, च, वासा और भायो, इसी तरह से याद करना है। क्यों? आसान रहेगा, जो चीजें आगे आगे मैं याद कराऊंगा। क्यों? जैसे पूछ लिया सिरो रोग, पूछ सकते हैं कि चरक के अकॉर्डिंग बताओ, सुश्रुत के अकॉर्डिंग बताओ, माधव के अकॉर्डिंग बताओ, वाघ भक्त के बताओ, सारंग धर के बताओ, भाव प्रकाश के। तुम्हें लगेगा यार इतना कैसे मैं याद करूं। मान लो सिरो रोग याद कर लिया, कड़ रोग कैसे याद करूं, नासा कैसे याद करूं। और इतने आचार्यों के नाम, 7 आचार्यों के नाम दिए गए हैं, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद कर लो, याद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो चरक ने सिरो रोग 5 बताया है, ठीक है। बाकी उनका देखोगे तो च से चरक होता है, 4 ही बताया है। कपालगत तो केवल 2 ही आचार्यों ने वर्णन किया है, वाग्भट और सारंगधर ने 9 9 संख्या बताई है, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो सिरो रोग इनके 5 हो गए। नेत्र रोग देखो 4 बताया, कड़ रोग भी 4 बताया और मुख रोग भी 4 बताया। नासा रोग की संख्या कुछ नहीं बताया, मतलब सिरो रोग 5 बताया, बाकी सब च से चरक और च से 4 हो जाता है। नेत्र, उसी तरह मुख रोग 4 और 64 दोनों बताया। तो चरक का तो एकदम से अलग है, याद भी हो जाता है। देखो सिरो रोग 5 हो गए, बाकी सब 4 है। नेत्र रोग 496, मुख रोग 464 और नासा रोग कुछ बताया, कड़ रोग 4 हो गया, ठीक है। अब आते हैं सिरो रोग की बात की जाए तो भारो यो याद कर लो 11 और वासा हो गए 10, ठीक है। अगर तुमको कोई बोले कि एक लाइन में बताओ किस, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको रट डालो, एकदम दिमाग में बैठा लो। कैसे याद करोगे कि चरक ने तो दिया, इनका तो अलग ही होता। और क्या बताया मैंने? मैंने बोला कि सुमा बताया है 11 और वासा ने बताया है, ये लाइन हो गई किसके लिए? सिरो रोग के लिए, खत्म। मतलब सुश्रुत, माधव, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, इनकी संख्या 11 है और वाग्भट और सारंगधर ने 10 बताया। का वर्णन किसने किया है? तो केवल 2 ही आचार्यों ने किया है, वाग्भट और सारंगधर ने किया है, और किसी ने की नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन, कितना मानना है संख्या? तो 9 माना है, ठीक है। 9 संख्या बताइए। नेक्स्ट आ जाओ। तो चरक का तो क्या हो गया? 496। बाकी लोगों का याद करना है। सुमा में तो सुम्मत थी, मतलब आपस में विचार मिलते थे, लेकिन जब नेत्र रोग पे पहुंचे, लेकिन माधव ने बताया 78, ठीक है। तो सुमा याद करोगे 76 78, ठीक है। वासा कितने हैं? 94 94। और भाइयों कितने हैं? 78, ठीक है। ये थोड़ा सा इन लोगों में आपस में मतभेद हो गया, ठीक है, तो इससे काम हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। कैसे याद करोगे नेत्र रोग? सुमा का हो गया 76 78, वासा हो गया 94, भाइयों हो गए 78, बस खत्म। कड़ रोग पे आ जाओ। कड़ रोग चरक का तो 4 रहेगा ही, फिर वही आ जाओ। सुमा, सुमा और भाइयों ने 28 बताया, मतलब सुश्रुत, माधव, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर ने 28 28 संख्या बताई। और वासा का हो जाएगा 25 18, वासा 25 18, मतलब वाघ ने 18 बताया, ये इसकी हो गई। नासा रोग पे आ जाओ। नासा रोग को कैसे याद करोगे? ऐसे नासा रोग को याद कर लो, सुमा 31, ऐसे याद कर लो, 31 18 34। सुमा वासा भाइयों, सुमा वासा और भाइयों। सुमा का हो गया 31, वासा का हो गया 31 18 34, काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मुख रोग कैसे याद करोगे?
चरक का 464 है। अब देखो मुख रोग का अगर देखा जाए तो सुमा का याद कर लो। सुमा मतलब सुश्रुत माधव ने 65 बताया, भाइयों ने 67 बताया, 67। और थोड़ा सा आपस में और शाह ने बताया। बस ये मुख रोग याद कर लो। सुमा 65, भाइयों 67, भाषा 74। ठीक है। ऊर्ध जत्रु जाता है, टोटल इन्होंने 231 बताया है। नेत्र की बात करें तो ये थोड़ी से अलग बताए गए हैं। विदेह ने नेत्र रोग 76, चक्रपाणी और कराल ने 96, सात्यायिक ने 80 और सुश्रुत ने नेत्र रोग 76 बताया। यहाँ तक हम लोग, ये बड़ा सा चार्ट बना हुआ है आप लोगों के सामने। ठीक है, ये होगा, यहाँ होगा हुआ है, फिर यहाँ चिकित्सा की दृष्टि से दिया गया है। ठीक है, फिर आगे आप लोग देखोगे तो ये अलग अलग दिया गया है। हम आप लोगों को बता दें कि जो नेत्र रोग का क्वेश्चन होता है, ठीक है, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, ठीक है, आपसे बस इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है? पहला, कोई भी नेत्र रोग उठा लो। ठीक है, नेत्र रोग से हमें 5 पॉइंट तैयार करने होते हैं। हर जो 76 जो सुश्रुत ने बताए हैं, 76 बताए हैं ना नेत्र रोग, हर नेत्र रोग के लिए हमें 5 पॉइंट तैयार करने होते हैं। और ये इतने आसान नहीं होते हैं कि हम आराम से, मतलब 76 के 5 पॉइंट याद करने हैं। मतलब प्रत्येक के लिए 5 पॉइंट पे क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन क्या होता है? ये होता है कि कहाँ की व्याधि है। जैसे आंख होता है ना। अच्छा, इसमें इंट्रोडक्टरी वाला पहले पीछे था शायद। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले आप लोग आ जाओ। इंट्रोडक्टरी वाला कहाँ चला गया? मैं कह रहा हूँ वो शायद पीछे चला गया था। एक मिनट है, ये नोट्स उसमें होगा तुम लोगों के, क्या नाम है, ये रहा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग उस पे आएंगे चार्ट वाले पे। ठीक है, तो पहले थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग आंख के बारे में जाने रहेंगे तो हम जानेंगे कि संधिगत क्या है, वर्तमगत क्या है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से देखोगे आप लोग कि सुश्रुत सूत्र का जो पहला चैप्टर है, सूत्र स्थान, ठीक है, वहां पे सभी की डिफिनीशन दी गई है कि काय चिकित्सा क्या होता है। ठीक है, शल्य क्या होता है, शल्य शास्त्र क्या होता है, शालाक्य क्या होता है। तो जब वहां पे देखोगे आप लोग, ठीक, तो शालाक्य की जो डिफिनीशन दी गई है, लिखा गया है ऊर्ध जत्रुगता नाम श्रवण वदन घ्राण आदि संसृता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम। मतलब ऊर्ध जत्रुगत में स्थित कान है, मुख है, नाक है, जो भी स्थित है उसकी जो व्याधियां हैं और उनकी क्या चिकित्सा है, इसका जहां पे वर्णन किया गया है उसे हम लोग शालाक्य बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? शालाक्य बोलते हैं। अब आगे देखिए आप लोग, क्या लिखा गया है। जब आप लोग उत्तर तंत्र स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि वहां पे लिखा गया है नयन बुद्बुद। ठीक है, नयन बुद्बुद जो है वो आयुर्वेदिक शब्द है। ठीक है, ये किससे लिया गया है? आई बाल को बोला जाता है। ठीक, इसका बाहुल्य पूछा जाता है। ठीक है, तो हम आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं तो हमसे क्वेश्चन तो वही पूछे जाएंगे ना। मॉडर्न के रहते हैं लेकिन वो अलग रहेंगे। तो नयन बुद्बुद का बाहुल्य मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है वो कितना बताया गया है? 2 अंगुल प्रमाण बताया गया है। कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है ये कि नयन बुद्बुद का बाहुल्य कितना होता है? 2 अंगुल होता है। ठीक, अगर तुमसे बाहुल्य की जगह पर यह पूछा जाए कि सर्वतः, सर्वता मतलब
उसकी लंबाई चौड़ाई, आयाम और विस्तार पूछा जा रहा है, तो वो कितना होता है, 2.5 अंगुल होता है। 2.5 का मतलब 2 × 2 और एक इसमें जोड़ दोगे तो 5/2, या इसी को आयुर्वेद में बोला गया स अर्ध द्वय अंगुलम। द्वय अंगुल के आगे अर्ध लग गया, मतलब 2.5 हो गया ये। 2.5 अंगुल प्रमाण बताया गया किसका, सर्वता बताया गया। अगर बाहुल्य पूछेगा तो 2 अंगुल, सर्वता पूछेगा तो क्या बताओगे, 2.5 अंगुल। अब देखो, इसके पहले अभी कोई मेडिकल अफसर वाला एग्जाम हुआ था, तो ये आकृति बताई जा रही है कि कैसा होता है वो। तो बताया गया सुवृत्तम, क्या होता है, वृत्ताकार होगा, गोस्तनकार, गोस्तन के आकार का होता है, सर्वभूत गुणोद्भव, सभी भूत मतलब पांचों महाभूतों से ये उत्पन्न हुआ रहता है। ठीक है, कौन, ये आंख के बारे में बताया जा रहा है। तो ये भी पूछा गया है, जैसे रख दिया गया ये श्लोक कि ये किसके लिए बोला जा रहा है, तो आप बताओगे कि ये नेत्र रोग, नेत्र के लिए बोला जा रहा है, सर्वभूत गुणोद्भव। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, आगे बताया, आप बोल दिया सर्वभूत गुणोद्भव, तो इसमें कौन कौन से महाभूत हैं। ठीक है, तो नेत्र में पांचों महाभूत होते हैं। तो इसमें बताया गया जो मांसल भाग है, ठीक है, जो मांस वाला हिस्सा है वो पृथ्वी महाभूत से बना है, पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, जो सफेद वाला भाग है आँख का वो जल, जल महाभूत से बना हुआ है। जो काला भाग है वो वायु से, जो रक्तवर्ण है वो अग्नि से, और जो अश्रु मार्ग के जो चैनल्स बने हुए हैं वो आकाश से बने हुए हैं। ठीक है, इसमें से ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बाकी तो निकाल लोगे। मांसल है तो पृथ्वी हो गया, सफेद है तो पानी सफेद हो गया, रक्तवर्ण है तो अग्नि हो गया, काला जो है वो वायु महाभूत का मतलब प्रेजेंट करता है, और अश्रु मार्ग जो है वो आकाश महाभूत को करते हैं। तो इसको रख लेना सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो, जब तुम लोग देखते हो आंख में, अपने अपने आंखों को ध्यान से देखोगे, ठीक है, ध्यान से अपने आंखों को कैसे देख पाओगे, शीशे में देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कृष्ण मंडल। कृष्ण मंडल मतलब, मंडल का मतलब होता है एक बाउंड्री होती है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि कृष्ण मंडल कितने पार्ट, अभी तो हमने दो चीजें पढ़ी कि नयन बुद्बुद का जो बाहुल्य है वो 2 अंगुल है, और जो उसका आयाम और विस्तार है वो 2.5 अंगुल है। अब इसी के बेस, तृतीयांश, तृतीयांश मतलब 1/3 कृष्ण मंडल। काला वाला भाग कितना होता है, आयाम का तृतीयांश होता है। ठीक है, उल्टा भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, कि कृष्ण मंडल आयाम का कितना पार्ट होता है, तो तृतीयांश होता है। या ये भी पूछ सकते हैं कि कृष्ण मंडल का प्रमाण बताइए, तो आप क्या जानते हो, चित्र का आयाम का तृतीयांश है। आयाम कितना था वहां, 2.5 अंगुल था, और इसका तृतीयांश क्या हो जाएगा, तो इसको करोगे तो 5/6 अंगुल आ जाएगा। ठीक, अब इसी के पे क्या बताया जाएगा कि जो काला वाला भाग होता है उसके बीच में देखोगे क्या होता है, जो दृष्टि होती है, कैसे मसूर की दाल की समान लगती है। ठीक है, तो इन्होंने बताया जो दृष्टि मंडल है या दृष्टि है वो क्या होता है, कृष्ण मंडल का 7वां भाग होता है। तो यहाँ पे ये कृष्ण मंडल आ गया 5/6, तो 5/6 का 7वां भाग मतलब 1/7 भाग होता है दृष्टि। तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 5/, बोला जाएगा। आगे देखो ये भी पूछा हुआ है एक एक लाइन से। अब दृष्टि का प्रमाण उन्होंने वहां पे श्लोक, जब अभी मैं पढ़ाऊंगा, बुक भी पढ़ाऊंगा, तो देखोगे दृष्टि बराबर बताया है सुश्रुत में, लेकिन निमि और सारंगधर की टीका में अर्ध आ गया है। तो ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है। अभी सुबह सुबह तुम्हें पढ़ाया था मैं, तो क्या पढ़ा रहा था, विमान स्थान पढ़ा रहा था, तो वहां पे तुम्हें बताया था 35 में दृष्टि को बोला गया नवम तारा दृष्टि, मतलब यहाँ पे तो 7वां भाग बोल दिया गया, लेकिन सुश्रुत 35 में बोला गया है कृष्ण मंडल का 1/9 भाग दृष्टि होता है। तो कभी कभी क्या कर देते हैं कि नवम तारकांश ही रख देते हैं, और तुमसे फिलिंग द ब्लैंक्स कराएंगे, तो तुम क्या भरोगे, दृष्टि। जहां पे भी नवम तारकांश आएगा तो क्या भरना है, तुम्हें दृष्टि भरना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाओ नेक्स्ट, कुछ चीजें और लिखी गई हैं के चैप्टर में है, सब सुश्रुत उत्तर तंत्र के, अभी पढ़ाऊंगा बुक भी। ठीक है, तो नेत्र में मंडल कितने होते हैं,
तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि नेत्र में मंडल कितने हैं, कितनी बाउंड्री है, तो 5 होते हैं। ठीक है, सुश्रुत ने बताया 5 होते हैं, लेकिन वाग्भट ने बोला है कि 4 ही मंडल होता है। ठीक है, 4 ही मंडल होता है। कौन सा नहीं होता है? पक्ष्म नहीं होता है। तो यहाँ देखो, पक्ष मंडल हो गया, वर्तम हो गया, श्वेत वाला, काला वाला, और बीच में दृष्टि वाला। सिंपल सा अपने आंख देखोगे तो सबसे पहला घेरा क्या होता है? आई लैसेस होते हैं। ठीक है, उसके नीचे क्या होता है? वर्त मतलब आई लीड होता है। उसके नीचे जो सफेद वाला भाग होता है वो कार्निया हो गया, काला वाला आइरिस हो गया, और बीच में प्यूपिल होता है। ठीक है, तो तुमसे पूछा जाए कि नेत्र में मंडल कितने हैं, तो क्या बताओगे? 5। ठीक, और वाग्भट ने कितने बताए? नहीं होते। का मतलब क्या हो गया? अब देखो, ये आंख में बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहली, ठीक है, ठीक, पहली संधि क्या होगी? ये देखो पक्ष में हुआ, ये पक्ष में वाली बाउंड्री थी। देखो, सबसे मंडल तुमको याद हो गया कि कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो देखो, ये पक्ष, दूसरा क्या होगा? वर्त्म और श्वेत के बीच में होगा। तीसरा और कृष्ण के बीच में होगा। चौथा क्या होगा? कृष्ण और दृष्टि के बीच में होगा। यही देखो इनके नाम होंगे। देखो, पहला क्या हो गया? पक्ष्म और वर्त्म के बीच में पहली संधि हो गई। वर्त्म के बाद क्या है? और शुक्ल के बीच में हो गई, दूसरी संधि हो गई। शुक्ल और कृष्ण के बीच में तीसरी हो गई। और कृष्ण, ठीक होता है, नाक होता है। ठीक, तो जो नाक के पास के समीप, इसका नाम है कनीनक संधि। ये वाली जो संधि है ये कनीनक संधि हो गया। और जो आउटर कैंथस पे होता है बाहर की तरफ, ये क्या होता है? अपांग संधि बोला जाता है। भूपृच्छ अंत। ठीक है, भूपृच्छ पुच्छ अंत। ठीक है, तो ये वाली हो गई कनीनक और ये हो गई वो। ठीक है, समझ में आया? पहले तुम्हें याद करना है मंडल। ठीक है, मंडल में ये पहली क्या हो गई? पक्ष मंडल। इसके ऊपर क्या हो गया? ये लीड वाला वर्तमगत। वर्तमगत के अंदर देखोगे तो सफेद वाला जो भाग होता है, सफेद। ठीक है, उसके बाद कृष्णगत। ये अंदर से लिया जा रहा है। देखो, ये बाहर मैं आ नहीं पाऊंगा ना। पलकों को देखोगे, सबसे पहले पलक होता है, उसके अंदर क्या होता है? आईलिड होती है ये वाली। उसके अंदर क्या है? सफेद है, फिर काला है, फिर दृष्टि है। तो पक्ष्म और वर्त में बीच में पहली, वर्तम और श्वेत के दूसरी, कृष्ण और ये तीसरी, और ये चौथी, और पांचवी कौन सी होती है? कनीनक, और छठवीं अपांग संधि। समझ में आया? तो मंडल हो गया। देखो, एमएसपी 566 याद कर लो। एम से क्या हो गया? मंडल। यस से हो गया संधि, और पी से क्या हो जाएगा? लास्ट वाला, ये देखो, पी से हो जाता है पटल। तो नेत्र में पटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। 2 तो हो गए हमारे वर्तमगत वाले। ठीक है, 2 वर्तमगत में होते हैं, जो हमारी पलकें होती हैं उसमें, और 4 अच्छी गोलक में होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन जो है, हम लोग जब यूजी कर रहे थे तभी से हम लोग पीजी भी तैयारी करते थे। ठीक है, तो सही में मैं बताऊं, कोचिंग तो करता ही था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पढ़ाया है रवि बॉस ने। ठीक है, मेरे रूममेट थे। ठीक, बॉस बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है, बस बॉस का ये एक चीज है कि बहुत थोड़ा सा डिटेल करने लगते हैं, तो बस उनको वहीं पे मैं रोकता था कि बॉस थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाइए मुझे। ठीक है, क्योंकि मैं होनहार बच्चा हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे यूजी में क्वेश्चन पूछा गया था, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था ना। तो हम लोगों को पहले से मालूम था कि ये पीजी में भी क्वेश्चन आता है, कि तुमसे पूछा जाएगा कि अच्छी गोलक में कितने पटल होते हैं, और हम तुरंत याद किए, अच्छा 6 होते हैं पटल। नेत्र में पटल तो 6 है, लेकिन वहां क्वेश्चन तो ये पूछा जा रहा है अच्छी गोलक में कितने हैं। अगर तुमसे पूछा जाए नेत्र में पटल कितने हैं, तो कितने बताओगे? 6। ठीक, अगर तुमसे पूछा जाए अच्छी गोलक में कितने हैं, तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ना जरूरी, तो 4 होते हैं। और इसी में बताया कि दारुण तिमिर रोग होता है। ठीक है, और इसमें जो, अब देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इसका पहला पटल होता है वो तेजो जल आश्रित होता है, दूसरा मांस आश्रित होता है, तीसरा मेद, और चौथा अस्थि आश्रित होता है।
और क्या लिखा गया, इन चारों पटलों की मोटाई दृष्टि के पांचवें भाग में होती है। अब दृष्टि कितना होता है, दृष्टि तो अभी याद किया ना तुमने, 5/42 आया, और इसका पांचवा भाग तो 1/42 अंगुल आएगा ये। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, क्या लिखा गया है कि सिरा, कंडरा, मेद, कालका, अस्थि और श्लेष्मा, ये 5 चीजें, ये भी कई बार पूछा गया, नेत्र को बांधने में सहायक होता है। अब देखो आंखें क्या है, हमारे आई ऑर्बिट में पड़ी हुई है, वो कैसे हिल रही हैं, कैसे वहां पे टिकी हुई हैं, तो इनको बांधने का काम करते हैं सिरा, कंडरा, मेद, कालकास्थि और श्लेष्मा। ये 5 चीजें क्या करती हैं, इस नेत्र को बांधने का काम करती है, तभी तो वो रुकी हुई है वहां पे। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेत्र रोगों की संप्राप्ति लिखा गया है। ठीक है, संप्राप्ति मतलब क्या होता है, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस सब में क्या होता है, वात पित्त कफ दूषित होंगे, और दूषित होके जाते कहाँ पे हैं, तो यही तुम्हें याद रखना है, सिरा अनुसारी, सिराओं के द्वारा ये ऊर्ध्वगत मास में जाकर नेत्र रोगों को, नेत्र भाग में परम दारुण रोगों को उत्पन्न करता है। तो यही क्वेश्चन है कि किसके द्वारा जाता है, तो सिरा अनुसारी, सिरा के द्वारा वो जाता है, सिराओं के द्वारा वो जाता है कहाँ पे, नेत्र भाग में, और नेत्र रोग को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आ जाओ, नेत्र रोगों का पूर्व रूप दिया गया है। देखो आंखें क्या होती हैं, जब आंखों में कोई बीमारी उत्पन्न होने वाली है तो तुम्हें क्या होता है, अविलम सरम्ब कंडू उपदेहवत, क्या हो रहा है, मतलब गंदेला सा दिखेगा, रेडनेस आ जाएगी, खुजली होगा, और मल जमा हो जाता है। ठीक है, और इसमें अव्यक्त लक्षण भी होते हैं, कुछ लक्षण नहीं भी दिखाई देते हैं, जैसे कि छतछीड़ और वात व्याधि। सुपुड़ाभे नेत्रम, जैसे नेत्र में क्या है, सूख का मतलब कांटे के, नुकीले कांटे की तरह भर गया है, उसके समान आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेत्र रोगों का काम मतलब निदान क्या होता है, तो उसमें निदान बहुत सा दिया गया है, अभी बुक पढ़ाऊंगा तो ढेर सारा दिया गया है। तो लिखा गया कि उष्ण अभितप्त से जल प्रवेशात, गर्मी में कहीं से आए और तुरंत पानी में कूद जा रहे हो, दूर अक्षरात, दूर की चीजों को देखने को देख रहे हो, स्वप्न भी पड़ रहा है, रात में सो नहीं रही हो। ठीक है, वाष्प ग्रहणात, ज्यादा अश्रु के वेगों को रोकने से भी नेत्र रोग हो जाते हैं। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक दिया गया है जो कि हर जगह अप्लाई हो जाता है, लेकिन ये दिया गया है कहाँ पे, सुश्रुत उत्तर तंत्र फर्स्ट में दिया गया है, संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, निदान का परिवर्जन करो, निदान से दूर रहो, जिन कारणों से नेत्र रोग उत्पन्न हो रहा है उनसे दूर रहो, यही इसका संक्षेप में चिकित्सा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पहले चैप्टर में इतनी चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो सभी लोग अपना उत्तर तंत्र का पहला चैप्टर खोलो। ठीक है, पहला चैप्टर खोलो आप लोग। और एक बार बता दो कि आप लोग हो सभी लोग, कौन कौन है। ठीक है, तो सभी लोग बुक खोल लो। चलो जिसको पढ़ना रहेगा वो तो रहेगा ही, बाकी सबको नहीं पढ़ाया जा सकता ना। कुछ लोग केवल क्लास में ऐड होने के लिए होते हैं, तो उनको ऐड होना है, ऐड नहीं किए तो समझ लीजिए सबसे बड़ी दुश्मन हो जाओगे। ठीक है, तो देखो पहला चैप्टर, तो बाकी चीजें सब पढ़ चुके हो तुम लोग, जो अभी नोट्स में पढ़ाया वही सारी चीजें लिखी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो केवल अंडरलाइन कर लो। देखो सबसे पहले चैप्टर का नाम तुम्हें याद रखना है, पहले चैप्टर का नाम क्या है, पहला चैप्टर मतलब फर्स्ट चैप्टर। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस चैप्टर का नाम क्या है, तो औपद्रविक अध्यायम, इसका नाम याद कर लो। ठीक है, औपद्रविक अध्याय। इसका नाम क्यों पड़ा, तो 3-4 लाइन भी नीचे देखोगे विमर्श में, तो लिखा गया है कि जरूर भी अनेक उपद्रव उत्पन्न करता है, इसलिए कल्प स्थान के बाद उपद्रव भूत रोगों की चिकित्सा का वर्णन होने से औपद्रविक अध्याय कहते हैं। आगे देखो इसको क्या बोला गया है, तंत्र उत्तर उत्तमम। इन्होंने बोला ये उत्तर तंत्र क्यों बोला गया है, तो इन्होंने बोला कि एक तो ये क्या है, सभी तंत्रों में उत्तम होता है, और बाद में भी बोला गया है, इसलिए इसका नाम उत्तर तंत्र पड़ा। मतलब सभी तंत्रों में उत्तम भी है और है। तो देखो ठीक है, यहाँ सभी है। तो जो तुम्हें पहला सूत्र तंत्र का यहाँ पे लिखा गया श्लोक नंबर 5 और 8 के विमर्श में देखो, सालाक्यम नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम श्रवण वदन घराणादि, इसको अंडरलाइन कर लो, ये सालाक्य की डिफिनीशन दी गई है, इसको अंडरलाइन कर लो। वाग्भट ने इस सालाक्य का नाम रखा है ऊर्ध्वांग चिकित्सा। ठीक है, सारंगधर ने इसको क्या बोला, ऊर्ध्वांग चिकित्सा बोला है सालाक्य को। आगे देखो क्या लिखा, सालाकी बोला जाता था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो इसके ज्ञाता को सालाक्य के सालाकी बोला गया है। नेक्स्ट आ जाओ, अब इसके बाद देखोगे, अब इसी में तुम्हें खोजना है एक जगह पे, वैसे तो अभी मिलेगा उत्तर का है। जब तो दूसरे पेज पे आओगे तो यहाँ पे देखोगे नीचे, कहाँ गया, ये रहा औपसर्गिक रोग। एक दो पेज छोड़ोगे ना तो ढेर सारा विमर्श दिया गया है। यहाँ औपसर्गिक रोग लिखा गया कि मसूरिका रोमांतिका, मैं ऊपर चला गया क्या, हाँ सही है, तो ग्रंथि विसर्ग उपदंश कंडू आदि औपसर्गिक रोग है। ये तो इन्होंने बोला, ये नहीं, नीचे देखो, नीचे भाव प्रकाश वाला देखो, कंडू कुष्ठ उपदंश भूतोन्माद व्रण ज्वर है, औपसर्गिक रोग। अच्छा वो वाला श्लोक नहीं मिल रहा है, अच्छा ऊपर है वो, सुश्रुत वाला श्लोक ये रहा। सुश्रुत ने, सुश्रुत निदान का 5वां चैप्टर तुमने पढ़ा होगा, तो वहां पे बोला गया है, औपसर्गिक रोगों का वर्णन किया गया है। प्रसंगात्र गात्र संस्पर्शात निश्वसात सह भोजनात् सह शय्यासन वस्त्रमाला अनुप्लात औपसर्गिक रोग का संक्रांति नर नर। ठीक है, कि प्रसंग से, स्पर्श से, साथ रहने से, भोजन करने से, शैया पे सोने से, वस्त्रमाला अनुलेप करने से औपसर्गिक दूसरे से। कौन बताएगा, कौन कौन सा उदाहरण बताया है जल्दी से, औपसर्गिक रोगों के उदाहरण कौन कौन से बताएं, जल्दी बताओ भाई, टाइम नहीं है। कुष्ठ और नेत्र विषय, हैं, कौन सा, शोष कौन था, बता रहा है। ज्वर था, प्रशांत बस। बस, शोष, ज्वर, कुष्ठ और नेत्राभिसंग भी बोला है। ठीक है, ये 4 बताए ना। उसी तरह देखो नीचे ये है, भाव प्रकाश में भी बताया है, अंडरलाइन करना कर लो, नहीं फिर बाद में तो मिलेगा ही। ठीक, इसी में जोड़ दोगे भाव प्रकाश वाले में क्या लिखा है, कंडू कुष्ठ उपदंश भूतों उन्माद व्रण ज्वर है, ये औपसर्गिक रोग बताया है। इसी में मसूरिका और शीतला को जोड़ दोगे तो ये डल्हड़ का हो जाता है, डल्हड़ ने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो जो अभी तुमने पढ़ा ना, नयन बुद्बुद, मतलब लिखा है ना, स्व अंगुष्ठ उदर संवितम, अपने अंगूठे के
के मध्य भाग के प्रमाण से 2 अंगुल बाहुल्य किसका होता है? ढोलक का भी जो तुम्हें क्या लिखा है, द्वय अंगुलम सर्वतः स अर्ध, 2 अंगुल और आधा किसका होता है? सर्वतः, मतलब आयाम और विस्तार होता है। ठीक है, तो ये सर्वतः हो गया, ये 2 अंगुल हो गया क्या, बाहुल्य हो गया, और सर्वतः क्या हो गया, ये 2.5 अंगुल हो गया। इसकी आकृति देखो बता दी गई, सुवृत्त गोस्तनाकार सर्वभूत गुणोद्भव। ठीक है, और आगे देखो जो 5 महाभूत में बताया गया था ना कि किसमें कौन सा है, तो पलम किसको बोला जाता है? मांस को। पलम भुवो मतलब अग्नि से है। अग्नितो रक्तः, जो रेड वाला पोर्शन है वो अग्नि महाभूत का बना हुआ है। वातात कृष्ण, जो काला वाला पार्ट है वो वायु से बना है। शीतम जलात, जो सफेद वाला पोर्शन है वो जल से बना हुआ है। और आकाशाद अश्रु मार्गम जायन्ते नेत्र बुद्बुद। ठीक है, तो ये अभी पढ़ाया, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 13 पे आ जाओ सभी लोग। क्या लिखा गया है? लिखा गया है आयाम का तृतीयांश मतलब 1/3 भाग कृष्ण मंडल होता है, और कृष्ण मंडल का 7वां भाग दृष्टि होता है। वहां सब डिटेल में तुम्हें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक कि नेत्र में मंडल, संधि और पटल कितने होते हैं? तो मैंने तुम्हें बताया एमएसपी 566 याद करना है। देखो यही लिख, ठीक है, एम से मंडल, संधि और ये। फिर इनके अंदर भी लिखा गया 5 मंडल कौन कौन से हैं, तो लिखा ना पक्ष्म, वर्त, श्वेत, कृष्ण और दृष्टि। ठीक है, पक्ष मंडल। अब देखो क्या लिखा गया है, यहीं पे लिख लेना, वाग्भट ने 4 ही मंडल बताया। किसको नहीं बताया? पक्ष्म को नहीं बताया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 16 पे आ जाओ, 16 पे 16। संधि 6 होती है, पढ़ाई दिया तुमने, ये देख लो यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, पटल कितने होते हैं? श्लोक नंबर 17 में पढ़ लिया हमने, 2 वर्त में पटल होते हैं और 6 अच्छी गोलक, 4 अच्छी गोलक में होते हैं। ठीक है, और ये पूरी कहानी हम लोगों ने अभी अभी पढ़ी है, तो फिर दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर बताई जा रही नहीं, ये बताया जा रहा है कि ये नेत्र, इसमें देखो सिरा, कंडरा, मेद, कालका अस्थि और श्लेष्मा के बंधन के से ये जुड़ा रहता है, ये 5 चीजें जोड़ी रहती है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट आ जाओ, 20 नंबर श्लोक पे आ जाओ। क्या लिखा गया? नेत्र, ये सब देखो वही मैंने बताया, वातादि दोष होंगे और सिराओं का अनुसरण करेगा। किसका अनुसरण? ये वाला यहीं पर लिख लो, पित्त अनुसारी। इन्होंने सिरा अनुसारी बोला, उन्होंने बोला पित्त अनुसारिणी सिरा। नेक्स्ट आ जाओ, रूप दिया गया है, तत्र अविलम सरम्ब कंडू उपदेव। ठीक, सशूलम वर्त सुख पुड़ाभेव, इसको अंडरलाइन कर लो। विहन्न मान मतलब वो डायरेक्ट रोशनी को सहन नहीं कर पाएगा, ये दिया हूं तुम लोगों को। नेक्स्ट आ जाओ, आप देखो इसकी चिकित्सा बताई जा रही है संक्षेप, कहाँ पे दिया गया? सुश्रुत उत्तर तंत्र के पहले चैप्टर में। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या लिखा गया? नेत्र रोगों का हेतु लिखा गया है, इंपॉर्टेंट हो, पढ़ लेना। पीजी में तो ये निकाल लो, साथ स्वप्न ये सब करने से, सुक्त आरनालप ये करने से पीजी में नहीं ज्यादा